नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने इस अलंकार ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग टेट, सीटेट, एस्टेट और इसके साथ साथ नेट फर्स्ट पेपर में तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड अर्थात जो आपसे एजुकेशन और एजुकेशन हिस्ट्री के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अलग अलग प्रकार के आयोग की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है और उसमें भी ये जीके वाले पार्ट में आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो उस विषय वस्तु पर हम लोग एमसीक्यू के अकॉर्डिंग यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ हम लोग एक विस्तृत छोटा सा क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे और लगभग 25 से 30 क्वेश्चनों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में यानी पहले जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उन परीक्षाओं में से इन प्रश्नों को सेलेक्ट कर आपके लिए हम ले आए हैं। तो आज का जो विषय है वो है आपका भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा के अगर विकास की बात करें तो आप सब जानते हैं प्राचीन काल से ही जो शिक्षा है वह मनुष्य का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है और जो शिक्षित लोग हैं वह आदर्श समाज निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर प्राचीन काल की बात की जाए तो गुरुकुल में क्या किया जाता था, गुरुकुल पद्धति में छात्रों को क्या किया जाता था, शिक्षित किया जाता था। गुरुकुल में गुरु के समीप बैठकर अलग अलग चीजों का उनको ज्ञान क्या किया जाता था, प्रदान किया जाता था। यही जब वैदिक काल से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का पीरियड आता है। उस समय भी बहुत सारे बौद्ध और जैन के ऐसे केंद्र हैं जहां पर छात्रों को क्या किया जाता था, धर्म शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, नैतिक, समाज और राजनीति की शिक्षा प्रदान की जा रही थी। इसके बाद जब हम लोग मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के साथ साथ उत्तर भारत के राजनीति के इतिहास में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां अलग अलग शिक्षा केंद्रों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे तक्षशिला, नालंदा, काशी, प्रयाग, अयोध्या यानी श्रावस्ती। ये सब एक महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र जो है प्राचीन भारत में रहे हैं, जिनमें नालंदा विश्वविद्यालय का तो एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मध्यकाल में बात करें तो आपका जो है मदरसों में, मकतबों में शिक्षक की पढ़ाई की जा रही थी। यही अगर आधुनिक काल में आए तो मिशनरी स्कूल और यूनिवर्सिटी, अलग अलग चीजों का क्या किया गया, शिक्षा प्रदान किया जा रहा था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक निरंतर शिक्षा का विकास ही हुआ है। तो उसी से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, इसको देख लें। पूछ क्या रहा है हमसे कि भाई भारत में अंग्रेजी शिक्षा का, क्या कह रहा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो अगर भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा की अगर बात करें तो वह था आपका मैकाले का विवरण पत्र। क्या था? मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले ने इस विवरण पत्र में किया क्या था? तो सबसे पहले इसने भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारने की बात की थी। सुधारने की बात की थी। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि भारतीय शिक्षा यानी जो भारत में शिक्षा प्रदान किया जाता है उसके लिए उन्होंने भाषा के रूप में जो है आपके अंग्रेजी भाषा को जो है उन्होंने क्या किया, अधिक महत्व दिया। ठीक। तो अगर इस प्रश्न की बात करें कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है तो आपका 4 ऑप्शन है। पहला है वुड डिस्पैच 1854, मैकाले का विवरण पत्र 1835, 1813 का चार्टर एक्ट और चौथा है आपका ऑकलैंड का विवरण पत्र 1839। यहाँ आपका मैकाले का विवरण पत्र जो 1835 का है, इसे ही अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है आपका मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 2 को जरा देखिए सभी लोग।
प्रश्न क्या है कि भारत की नई राष्ट्रीय क्या है, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है आपका 1968, 1986, 1982 और 1996। तो आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो घोषणा हुआ था वो हुआ था आपका 1986 में। दिए गए ऑप्शन में अगर सही आंसर की बात करें तो 1986 में इसका क्या किया गया था, जो है विवरण दिया गया था। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, इसमें 1992 में यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या किया गया था, एक खाका तैयार किया गया। कब, किस वर्ष किया गया? तो 1996 में तैयार किया गया तथा इसमें 1992 में क्या किया गया, इसमें एक संशोधन किया गया और संशोधन करके यानी सुधार करके इसे पुनः जो है क्या किया गया, आरंभ किया गया या इसको फिर से क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो दूसरा प्रश्न जो है आपका, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन नंबर बी यानी आपका 1986 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। क्या कह रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रश्न संख्या 3, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको बता दें कि 1956 में। कब? 1956 में क्या किया गया था, इस आयोग का गठन किया गया था। और इसका संबंध क्या था, इसका उद्देश्य था भारत में उच्च शिक्षा का विकास। इसी को कहा जाता है इंग्लिश में आपका क्या, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यह संस्था पूर्ण रूप से किसको समर्पित है? तो भारत में उच्च शिक्षा के विकास से क्या है, संबंधित है। और इसका जो स्थापना हुआ था वह आपका 1956 में जो है वो किया गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी, जिसे आप कहते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की अगर बात करें तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने है 1951, 1956, 1961, 1988। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? तो आपका एनसीईआरटी की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1961 में किया गया था। और इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वह था आपका भारत में आरंभिक शिक्षा और इसके साथ साथ आपका एक तरीके से कहा जाए तो मैट्रिक शिक्षा जो होता है आपका, मैट्रिक शिक्षा में बहुत सारे सुधार को क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। और उसे ही डेवलप करने के उद्देश्य से आपके एनसीईआरटी का स्थापना जो है वो आपका किया गया था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। राष्ट्रीय साक्षरता, प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में पहला ऑप्शन है आपका 1985,
दूसरा ऑप्शन है आपका 1986, तीसरा ऑप्शन है 1987 और 1968। तो मैं आपको बता दूं, अगर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की बात करें तो ये आपका 1986 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था सभी वर्गों के लिए, क्या था, सभी वर्गों के लिए शिक्षा। साथ ही इसमें सबसे अधिक जो है वो महिला सशक्तिकरण और इसके बाद नारी शिक्षा उत्थान, नारी का उत्थान। तो कुल मिलाजुला के इसके ये अलग अलग उद्देश्य थे। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की आरंभ जो शुरुआत है वो 1986 से हुआ था, जिसमें सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई, महिला सशक्तिकरण की बात की गई और नारी शिक्षा यानी स्त्रियों की शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 सभी लोग देखें, क्या कह रहा है कि शिक्षा के 10, 12 और ग्रेजुएशन पैटर्न के लिए सर्वप्रथम जो है सुझाव किसने दिया था, किसने दिया था? पहला है आपका, अगर देखा जाए पहला ऑप्शन है आपका बंबई विश्वविद्यालय आयोग 1928-1931, मद्रास विश्वविद्यालय आयोग 1936-1939, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917-1919, दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग 1954 से 58। क्या है प्रश्न, फिर से एक बार देख लीजिए। भारतीय शिक्षा में जैसे 10th हुआ, 12 हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, तो इसकी बात जो है कब की गई थी? प्रश्न संख्या 6। तो ये देख लीजिए कलकत्ता, इसमें जो है आपका राइट आंसर है वो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 और 19। इसमें क्या किया गया था, सबसे पहली बार 10+2+ ग्रेजुएशन 3 ईयर का पैटर्न के लिए क्या किया गया था, सुझाव प्रदान किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय शिक्षा के 10th + 12 और +3 ईयर ग्रेजुएशन आकार की सिफारिश किसने की थी? तो आपको बता दें कोठारी आयोग ने किया था। किसने किया था? कोठारी आयोग ने किया था। अगर कोठारी आयोग की हम बात करें तो 1964 से 66, कब आपका 1964 से 66 के बीच उन्होंने क्या किया था, इसमें भारतीय शिक्षा के 10+2+3 ईयर के ग्रेजुएशन आकार की क्या की गई थी, सिफारिश की गई थी। तो आपका पहला ऑप्शन आपके लिए जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, सभी लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 8 पर क्या है, 10+2+3 ईयर ग्रेजुएशन शिक्षा पद्धति लागू की गई। तो कब लागू की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग 1979, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 और माधव समिति की सिफारिश से। तो जैसा कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें हमने आपको बताया था कि 1900 जो है आपका 1986 में, कब? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1986 में क्या किया गया था, इस शिक्षा पद्धति को क्या किया गया था, लागू किया गया था। और इसमें जो है आपका बात किया जाए तो हमने आपको बताया था कि प्राथमिक और माध्यमिक, एक तरीके से इसमें प्राथमिक और माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की क्या की गई थी, बात की गई थी। इसके विकास, उत्थान तथा इसमें सुधार संबंधित चीजों को क्या किया गया था, किया गया था। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986-87 में शुरू किया गया। क्या, कहां से किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया?
अगर बात करें ऑप्शन की तो 1986, 87, 87, 88, 88, 89, 90, 91। राइट आंसर फट से आप बताएं। तो देखिए, अगर हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो इसका संबंध जो था वो आपके बुनियादी शिक्षा प्रणाली से था। आपका जो बुनियादी शिक्षा प्रणाली है उससे संबंधित था, बुनियादी शिक्षा प्रणाली से यह संबंधित था। इसके बाद बुनियादी शिक्षा का सबसे ज्यादा समर्थन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने इसका जो है क्या किया था? सबसे ज्यादा जो है इसका समर्थन जो है क्या था? ठीक, बुनियादी शिक्षा में बात किया गया था कि जो बच्चों को है वो एक तरीके से उनके अंदर क्रिएटिव स्किल को डेवलप करने के लिए थ्योरिकल नॉलेज कम प्रोवाइड किया जाए और प्रैक्टिकल संबंधी कार्य ज्यादा दिया जाए, जिससे कि उनके अंदर क्या हो, सृजनशीलता का विकास हो सके। और रोजगार परक शिक्षा की बात पहली बार जो है इसी में किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर बात करें तो यह एक प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री है, अर्थात एक तरीके का टीचिंग एड्स है। और टीचिंग एड्स का जो भूमिका है वो टीचिंग में इसलिए महत्वपूर्ण है, टीचिंग एड्स जो होता है वो आपके टीचिंग टेक्नोलॉजी का एक पार्ट होता है, वह आपके पूरे टीचिंग प्रोसेस को क्या करता है, इफेक्टिव बनाता है। तो अपने शैक्षणिक उद्देश्यों को आसानी से और प्रभावशाली तरीके से प्राप्त करने की जो नीति है वह क्या है, उसमें आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या, शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करें तो यह जो आपका शुरू किया गया था वह शुरू हुआ था आपका 1986 और 87 में। कब शुरू किया गया था? 1986 और 87 में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर दीजिए, देखिए कितने लोग उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पहला है प्राथमिक विद्यालयों में, चलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम। फर्स्ट है आपका प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधा जुटाना, बिल्कुल सही है। एक शिक्षक वाले विद्यालय यानी वन टीचर स्कूल्स की बात की जा रही है इसमें। एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, यह भी इसमें सम्मिलित है। सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाना, यह भी सही है। यानी उपर्युक्त सभी जो है वो आपका क्या है, सही है। इस प्रोग्राम के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सारे ऑब्जेक्टिव को यहाँ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपके नेट फर्स्ट पेपर में भी जो है हायर एजुकेशन के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां भी जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफी इफेक्टिव है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। सभी लोग आंसर इसका जल्द से जल्द बताएं। नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है आपका सन 1986 में देश के प्रत्येक गांव में एक मॉडल स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। पहला ऑप्शन ये है। नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। नवम कक्षा के लगभग 30% छात्रों को एक शिक्षा सत्र व्यतीत करने के लिए बहुभाषी क्षेत्रों में भेजा जाता है। नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सबसे सही जो है वो है आपका क्या, सी में क्या है, नवम कक्षा के लगभग 30% छात्रों को शिक्षा सत्र व्यतीत करने के लिए बहुभाषीय क्षेत्रों में भेजा जाता है। इससे छात्र का जो होता है, छात्र का
सांस्कृतिक विकास, यानी इससे जो है छात्र का क्या होता है, सांस्कृतिक विकास होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बेटा वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। तो जितने लोगों ने जो है गलत टिक लगाया है वो इसको सुधार ले, देख ले। आइए प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं, 12 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, 12 क्या है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा से होता है। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है, पहली, चौथी, छठी और सातवीं में होता है, छठी में। किसमें होता है, छठी में। नवोदय विद्यालय में दाखिला की अगर बात करें तो ये छठी से होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है आपका आंसर जो है वो सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है, सी, सॉरी। ठीक, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है, तो क्लास 6 में। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुआ था। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुआ था। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहां किया गया था। प्रश्न संख्या 13, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है आंसर दें। तो देखिए आपको बता दें कि सबसे पहले जो है आपका ओपन यूनिवर्सिटी जो था वो आपका 1969 में, कब, 1969 में इंग्लैंड में खोला गया था। और इसका उद्देश्य था क्या, ये पूरा इसका जो पूरा मॉडल था, इसका जो पूरा मॉडल था वह मॉडल था आपका जो है हायर एजुकेशन, यानी एक तरीके से उच्च शिक्षा से संबंधित था। और इसका उद्देश्य ये था कि जो लोग जो है डिस्टेंस लर्निंग, यानी किसी भी अव्यवस्था के कारण शिक्षित नहीं हो पाते हैं या किसी समस्या के कारण शिक्षित नहीं हो पाते हैं, तो दूरस्थ शिक्षण संस्थान से जुड़कर वह अपने शिक्षा को क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम 1969 में इंग्लैंड में खोला गया। इसके बाद अलग अलग जगहों पर बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी खोले गए, जैसे हमारे यहाँ सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू है, साथ में स्टेट लेवल पर देखा जाए तो यूपी आरटीयू यानी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहां से आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड डिग्रियों को क्या है, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे स्टेट में ओपन स्कूलिंग का भी कॉन्सेप्ट चला है कि वहां से अगर आपकी मैट्रिक की चीजें हैं जैसे 10th और 12 है, अगर आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं रेगुलर, तो आप ओपन स्कूलिंग से भी क्या कर सकते हैं, 10th और 12 कर सकते हैं। और ये पूरी तरीके से लीगल है और वैलिड है। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 सभी लोग देखें, कमेंट बॉक्स में उत्तर दे, क्या है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, हेक्टर मुनरो, हेराल्ड विल्सन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षाओं में कई बार आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे इसका। प्रश्न क्या है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो सबसे पहले जो है वो कौन दिया था आपका, तो हेराल्ड विल्सन ने दिया था। ये आपके जर्मन के क्या थे, जर्मन में उस समय प्रधान मंत्री थे। और इन्होंने जो है पारंपरिक शिक्षा,
पारंपरिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के विकास के लिए यह अवधारणा क्या किए थे, प्रस्तुत किए थे। तो अगर हेडाल्ड विल्सन की बात की जाए तो सबसे पहले इन्होंने मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना के विचार को इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। 15 भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ। भारत में पहला भारत में सर्वप्रथम पहला ओपन यानी ओपन यूनिवर्सिटी कहां स्थापित हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका पुणे, अन्नामलाई, जोधपुर, नई दिल्ली। क्या बता रहे हैं आप लोग, आंसर जल्दी बताएं, बताएं जल्दी कमेंट करके क्या है आंसर इसका। तो देखिए भारत में सबसे पहले जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ वो आपका पुणे में स्थापित हुआ था और इसका भी उद्देश्य यही था, भारत में पारंपरिक और शिक्षा का विकास। ठीक, तो भारत में जो पहला ओपन यूनिवर्सिटी खुला था वो कहां खुला था, तो पुणे में खुला था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न संख्या 16 देखें आप सब, इग्नू की स्थापना कब की गई थी। 1985, 1986, 87 और 68। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में की गई थी और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, वही उच्च शिक्षा के विकास के लिए ये क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और एक डिस्टेंस लर्निंग का एक सबसे बड़ा केंद्र है। डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से लोगों को हायर एजुकेशन क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। पारंपरिक शिक्षा यानी देश में पारंपरिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के विकास के लिए यह संस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ऑप्शन बताएं पट से। तो पहले जान लीजिए, ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद और मुंबई। कितने लोग आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन ए नई दिल्ली। जी बिल्कुल, देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत से लोगों ने आंसर सही दिया है, नई दिल्ली में है और ये दुनिया का एक तरीके से सबसे बड़ा ओपन डिस्टेंस लर्निंग से जो है आपको शिक्षा प्रदान करने का सबसे बड़ा माध्यम है। चलिए, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशीय भाषा संस्थान कहाँ है। प्रश्न संख्या 18, EFLU केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है। तो जान लीजिए, आपका ऑप्शन ए है हैदराबाद, नई दिल्ली, बंगलुरु और मुंबई। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है, तो ये है आपका हैदराबाद। कहाँ पे है, हैदराबाद है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, भाषा का विकास के लिए किया जाता है और अक्सर आपके हिंदी भाषा यानी भाषा से संबंधित जो सम्मेलन होते हैं, आपके कॉन्फ्रेंस होते हैं,
वो ज्यादातर आपके कहाँ संपन्न होते हैं, तो हैदराबाद में ही संपन्न। प्रश्न संख्या 19, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? IVRI। अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ, यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है पंतनगर, दूसरा है इज्जत नगर, तीसरा है लखनऊ, चौथा है मुंबई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इज्जत नगर जो है वो आपका राइट आंसर होगा। यहीं पर आपके भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। इसका जो संबंध है वो भारत में पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित, इसका उससे उसी से रिलेटेड या उसी को ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। भारतीय सांख्यिकीय संगठन ISO का स्थापना कहाँ है, यानी इंडियन स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कहाँ है? भारतीय सांख्यिकी संगठन, सॉरी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु। बहुत से लोग चेन्नई आंसर दे रहे हैं, बहुत ही गलत है। आपका राइट आंसर होगा क्या, कोलकाता। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की अगर बात की जाए तो इसका जो स्थापना है वो कहाँ किया गया था, कोलकाता में किया गया था। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं क्या है। भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ पे स्थापित है? जमशेदपुर, धनबाद, रांची और देहरादून। तो आपको बता दें धनबाद है इसमें राइट आंसर, क्योंकि यहां पर क्या है, भूविज्ञान से वो विकसित करने के लिए इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना की गई थी कहाँ पे, धनबाद में किया गया था। कहाँ किया गया था, धनबाद में किया गया था। यह खनन, इंजीनियरिंग और भूविज्ञान के क्षेत्र में एक तरीके से शिक्षा का क्या है, प्रमुख केंद्र है। प्रश्न संख्या 22, चलिए प्रश्न संख्या 22 का उत्तर दीजिए। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की कुल संख्या कितनी है? भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की कुल संख्या कितनी है? तो अभी अगर वर्तमान में बात किया जाए तो लगभग आपके 19 ऐसे जो है टेक्निकल संस्थान है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई? भारत में पहला IIT की स्थापना कहाँ किया गया? ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर और मुंबई। तो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है क्या, खड़गपुर। खड़गपुर की बात करें तो यह जो है आपका तकनीकी शिक्षा और ज्ञान प्रौद्योगिकी संख्या है। और इसका विकास करने के लिए, यानी इसको डेवलप करने के दृष्टिकोण से ही यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। आपने IIT खड़गपुर का नाम बहुत सुना होगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था, बताएं सभी लोग आंसर दें। तो देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी वो कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था भैया, तो 1800 में हुआ था। और किसने किया था, तो लॉर्ड
बेलजली ने इसका जो है स्थापना किया था। और यह एक जो है, एक चीज और है, यह भारतीय भाषाओं का एक अनुवाद केंद्र भी था। और इसमें क्या किया जाता था, जो अंग्रेज अधिकारी हुए थे, जो अधिकारी थे, उनमें क्या किया था, भारतीय भाषाओं का भी इसमें ज्ञान उनको क्या किया जाता था, कराया जाता था। प्रश्न संख्या 25 देखिए, सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB कहाँ स्थित है, बताएं फट से। ऑप्शन आपके सामने है, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद। फट से बताएं, आपके पास केवल 15 सेकेंड है, 15 सेकेंड में इसका आंसर दें। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका स्थित है कहाँ पे, हैदराबाद में। कहाँ पे है, हैदराबाद में है। देख लीजिए एक बार फिर से इसका आंसर। और एक तरीके से देखा जाए तो यह क्या है, एक प्रकार का बिजनेस स्कूल है, जहां पर व्यापार प्रबंध का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है। क्या है, सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है। और इसको पूरी दुनिया में एक एक आपका महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त, तो पूरी दुनिया में क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान इसको क्या है, प्राप्त है। तो उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB जो स्थित है वो आपका कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। और यह एक प्रकार का बिजनेस स्कूल है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राजमोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर। फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना देखिए, तो अगर देखा जाए तो ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में है। और इसको स्थापित किया था किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कितने लोगों ने आंसर दिया है, देखते हैं। तो देखिए अगर इसकी बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में वहां पे एक क्या है आपका, शांति निकेतन। क्या है, शांति निकेतन। यानी पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। और यह जो है ये क्या है, तो एक तरीके से सांस्कृतिक नवाचार, सांस्कृतिक नवाचार से ये क्या है, संबंधित है। यानी इसकी बात करें तो ये सांस्कृतिक नवाचार से क्या है, संबंधित है।
प्रश्न संख्या 27, चलिए आंसर दीजिए। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद और रफी अहमद किदवई। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? तो पहले तो जान लीजिए कि आपका की स्थापना किया था किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसने किया था आपका? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था। और इसकी स्थापना जो हुई बेटा हुआ था आपका कब? 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो आपका हुआ था भैया ये दिल्ली के अंदर हुआ था। शिक्षा में सुधार करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? चलिए, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? 1919, 1917, 1921, 1896। कितने लोग आंसर दे रहे हैं? तो देखिए, सैडलर आयोग की अगर हम बात करें तो इसका सिफारिश जो हुआ था, यानी सैडलर आयोग की बात करें तो इसका सिफारिश हुआ था 1917 में। और इसकी बात करें तो ये क्या था? एक तरीके से भारत में विश्व विद्यालयों के शिक्षा के सुधार के संबंध में का गठन जो है वो क्या था? का था। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 29 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? कोठारी कमीशन की स्थापना 1961 से 63, 64 से 66, 67 से 69, 70 से 72। 1964 से 66। क्या है? 1964 से 66 जो है क्या किया गया था? कोठारी कमीशन की स्थापना की बात की गई थी। और इसी में सबसे पहले 10+2+3 ग्रेजुएशन के 3 ईयर को करने का क्या किया गया था? एक तरीके से सिफारिश किया गया था। क्या किया गया था? सिफारिश किया गया था। तथा भारतीय शिक्षा के सुधार की बात कही गई थी। ठीक, तो आपका 29 क्वेश्चन कुल हो गया जो कि आपके भारतीय शिक्षा विकास से संबंधित है। 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसको देखिए। 30वां प्रश्न क्या है? लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले सेना के सुधार से, सती प्रथा की स्थिति से, अंग्रेजी शिक्षा से। तो देखिए, लॉर्ड मैकाले की अगर बात करें तो इन्होंने आपका 1800 में क्या किया था? एक तरीके से अंग्रेजी शिक्षा, यानी भारतीय शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में जो है पढ़ाने या प्रस्तुत करने का इन्होंने क्या किया था? एक तरीके से का नेतृत्व किया था। और इन्होंने मैकाले मतलब पूरा क्या मैकाले प्रतिवेदन तैयार किया था। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? प्रश्न संख्या 31 लास्ट। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी?
त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? दत्त समिति ने, राज समिति ने, राजमन्ना समिति ने, कोठारी समिति? बताइए पटाख से। तो त्रिभाषा सूत्र जो है वो कोठारी समिति का था और इसमें भाषा के विकास यानी एक तरीके से छात्रों के अंदर भाषा कौशल के विकास की बात की गई थी और इसमें छात्रों को तीन भाषा पढ़ने का सुझाव दिया गया था। एक आपका था हिंदी और दूसरा जो आपका जिस क्षेत्र की आपकी भाषा है वो आपका मातृभाषा हुआ, मातृभाषा, और तीसरा जो था वो था आपका विदेशी भाषा। तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश जो है वो कोठारी समिति के अंतर्गत किया गया था। इसका संबंध क्या था? भाषा के विकास से था। छात्रों के तीन भाषा पढ़ने का सुझाव इसमें क्या किया गया था? दिया गया था। में आपका हिंदी और मातृभाषा और एक विदेशी भाषा का क्या किया गया था? एक तरीके से इसको पढ़ने का जो है सुझाव प्रस्तुत किया गया था। तो साथियों, आपका जो भारतीय शिक्षा विकास से संबंधित जो आपके प्रश्न थे, जो आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए थे, इससे कुल 30 प्रश्नों की श्रृंखला पे हम लोगों ने अच्छे से क्या किया है? चर्चा कर लिया है। ऐसे ही जो है ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे अलंकार ट्यूटोरियल के पढ़ा यूट्यूब चैनल से जुड़िए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके साथ साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए ताकि जो भी आपके मित्र हैं वो अपने परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे अच्छे से कर सके। जय हिंद, जय भारत।